नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है राइस स्मार्ट हिंदी के प्लेटफॉर्म पर। मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक हिंदी व्याकरण में अक्सर पूछा जाता है। मेरे यूपी पुलिस कांस्टेबल वाले बच्चे ध्यानपूर्वक इसको देखेंगे। एक प्रश्न जरूर पूछेगा, विराम चिन्ह क्या है, विराम चिन्ह कितने प्रकार का होता है, उनकी परिभाषा, उनका उपयोग क्या है, उनका उदाहरण क्या है। आइए सीखते हैं इस कक्षा में, फटाफट जल्दी जल्दी सीखेंगे, किसी चीज को रोक के नहीं चलेंगे। विराम का अर्थ है ठहराव। जिस तरह भाषा में शुद्धता पूर्वक बोलने के लिए आप रुक रुक करके बोलते हैं, ठीक इसी प्रकार जब लिखते समय आप जिन चिन्हों का प्रयोग करके भाषा में शुद्ध अर्थ को व्यक्त करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें ही आप क्या कहते हैं, विराम चिन्ह कहते हैं। विराम का अर्थ है विश्राम या ठहराव होता है। लेकिन जब एक वक्ता किसी बात को बोलता है तो वह बोलते समय श्रोता के लिए आसानी से बात समझ में आ जाए, इसके लिए वह थोड़ा ठहरता है, रुकता है, कहीं ज्यादा समय लेता है, कहीं कम समय लेता है। तो इसी तरह जब हम कॉपी में लिखते हैं, किताबों के लिए लिखते हैं, तो उस शुद्धता को लाने के लिए हम जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह एक प्रतीक चिन्ह के रूप में आते हैं, जैसे पूर्ण विराम होता है, अल्प विराम होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह होता है, जिसका प्रयोग आप लिखित सामग्री को, लिखित शब्दों को, वाक्यों को, खंडों को विभक्त करने के लिए आप क्या करते हैं, इसको करते हैं। पहला है अल्प विराम, और अल्प विराम का जो चिन्ह होता है याद कर लेना, यह होता है, इसे कॉमा के रूप में कहते हैं। फिर है दूसरा अर्ध विराम, और अर्ध विराम का चिन्ह ये वाला होता है, याद कर लेना। अल्प विराम का चिन्ह यह है, अल्प अर्ध विराम का चिन्ह। उप विराम के लिए 2 जीरो लगा करके ऐसे बनाया जाता है, इसे उप विराम कहते हैं। पूर्ण विराम के लिए आजकल अंग्रेजी में ऐसे वाला करते हैं, और हिंदी में हम लोग फुल स्टॉप के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी तरह प्रश्न सूचक चिन्ह अंग्रेजी और हिंदी दोनों में समान रूप से प्रयोग किया जाता है। तो क्या होता है भाई, अल्प विराम, अर्ध विराम, उप विराम, पूर्ण विराम प्रश्न सूचक चिन्ह के रूप में आता है। अगला आता है विस्मयादि सूचक, आश्चर्यबोधक शब्दों के लिए आप इसका प्रयोग करते हैं। संयोजक, जब 2 शब्दों को या विलोम शब्दों को लिखते हैं तो वहां पर संयोजक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। इसी तरह विवरण चिन्ह, जब आप किसी चीज की व्याख्या करते हैं तो उसे विवरण चिन्ह के रूप में रखते हैं। उद्धरण चिन्ह का मतलब होता है कॉलम के रूप में, 2 है ना, सिंगल ऊपर वाला होता है, और एक सिंगल के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। इसके बाद लोप चिन्ह, जहां किसी बात को ज्यादा न बढ़ाना पड़े और उसको खत्म कर देना हो, उसे लोप चिन्हों का प्रयोग कहते हैं। पक्की बात है। अगला है पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, जब आप किसी बात को बार बार दोहराना चाहते हैं तो उसे क्या कहते हैं, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह कहते हैं। इसी प्रकार लाघव चिन्ह होता है, जब किसी चीज को छोटा करके लिखना होता है, बड़े को छोटा करके लिखना होता है, जैसे डॉक्टर के रूप में लिखते हैं तो उसे इसे क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। त्रुटिबोधक हंस पद है ना, सूचक चिन्ह के रूप में जिसे कहते हैं, वो ऐसे लगा दिया जाता है और इसके ऊपर नीचे इसको लिख देते हैं, इसे त्रुटिबोधक या हंस पद चिन्ह कहते हैं। कोष्टक चिन्ह 3 प्रकार के होते हैं, छोटा, मझला और बड़ा कोष्टक। तुल्यता बोधक में हम बराबर का चिन्ह लगाते हैं या ये वाली साइन लगाते हैं, इसे तुल्यता बोधक चिन्ह के रूप में कहते हैं। अगला है तारक पाद, टिक्कड़ी के रूप में, जब हम कोई चीज इंपॉर्टेंट बात कहनी होती है तो ये स्टार लगा देते हैं, फुटनोट के रूप में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यह कई प्रकार से हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। रेखांकित, जब हम किसी चीज इंपॉर्टेंट भाग को नीचे रेखांकित कर देते हैं तो उसे रेखांत सूचक चिन्ह कहते हैं। समाप्ति बोधक चिन्ह, यदि कोई पाठ, कोई रचना, कोई चीज आपकी खत्म हो गई है तो उसको किस रूप में लिखते हैं, इस रूप में लिख देते हैं, इसे क्या कहते हैं, समाप्ति बोधक चिन्ह के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। पाद बिंदु का मतलब होता है फुट, है ना, जब आप किसी चीज में जैसे गजल लिख रहे हैं तो क्या होता है, ग ज ल के रूप में आप यहां पे लगा देते हैं, तो इसे पाद बिंदु चिन्ह भी कहते हैं। ठीक है। तो उसके बाद है दीर्घ उच्चारण, यस 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 करके जो है, जो दीर्घ उच्चारण किसी को बुलाने पुकारने में प्रयोग करते हैं। अब देखिए इसका एक एक करके देखिए। अल्प विराम, थोड़ी देर के लिए ठहराव कहते हैं इसको, जहां बोलने या पढ़ने में थोड़ी देर के लिए ठहरना पड़ता है उसे हम क्या कहते हैं, अल्प विराम कहते हैं। जब वह आया था पानी बरस रहा था, जब वह आया था, आजकल मौसम बारिश का है, जब वह आया था तो पानी बरस रहा था। इसी तरह अर्ध विराम का प्रयोग, अल्प विराम की अपेक्षा जहां अधिक ठहराव की अपेक्षा होती है वहां अर्ध विराम का प्रयोग होता है। रात बड़ी सुहानी थी, चांद मुस्कुरा रहा था, पर मेरी आंखों में नींद न थी, पर
मेरी आंखों में नींद न थी। तो यहां पर जिसका प्रयोग, जिस चिन्ह का प्रयोग किया गया है उसे अर्धविराम के रूप में कहते हैं। किस रूप में कहते हैं भाई? अर्धविराम के रूप में कहते हैं। नेक्स्ट है उपविराम। जहां अर्धविराम की अपेक्षा अधिक ठहराव वांछित होता है वहां उपविराम का प्रयोग करते हैं। उर्वशी, विचार और विश्लेषण, विज्ञान, आधुनिकता या परंपरागत ज्ञान, ये कह लेकर करके तो इस चिन्ह को आप क्या कहते हैं? उपविराम के रूप में कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का अर्थ होता है पूर्ण ठहराव होता है। यह अभिप्राय है कि किसी बात की समाप्ति हो चुकी है। एक विचार जहां समाप्त होता है, जैसे मैं घर जा रहा हूं, यह चिन्ह जो है पूर्ण विराम का चिन्ह आता है। पक्की बात है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न सूचक चिन्ह। यह प्रश्न के वाक्यों में, प्रश्न सूचक वाक्यों के अंत में पूर्ण विराम के स्थान पर इसका प्रयोग होता है। इस जगह पे इसका प्रयोग होता है। तुम्हारा नाम क्या है? तो यहां पे ये वाला लगा देते हैं। विस्मय सूचक चिन्ह का अर्थ होता है आश्चर्य, घृणा, उत्साह और शोक। आश्चर्य, घृणा, उत्साह और शोक इत्यादि भावों को व्यक्त करने में विस्मय सूचक चिन्ह आश्चर्य, तू आ भी गया, तू आ भी गया, तो ऐसे में आ भी गया का विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग कर देते हैं आश्चर्य, घृणा, शोक, उत्साह प्रकट करने के लिए। इसके बाद है संयोजक चिन्ह। सहचर शब्दों के साथ इसका, एक समान शब्दों के साथ इसका प्रयोग किया जाता है। आना जाना, खाना पीना, रहना गाना, माता पिता, दाल चावल इत्यादि। इसी तरह विवरण चिन्ह जो होता है किसी वस्तु के सविस्तार वर्णन में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। जैसे उदाहरण विश्लेषण, गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र इत्यादि नदियां भारत की प्रमुख नदियों के रूप में आते हैं। तो इस तरह से हम इसका क्या कर देते हैं मेरे बच्चे? विश्लेषण कर देते हैं। यह वाली जो चीज आ जाती है यह के रूप में बड़ी चीजों का प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है। इसके बाद आ जाता है उद्धरण चिन्ह। जहां किसी पुस्तक से कोई वाक्य या अवतरण ज्यों का त्यों उद्धृत किया जाए उस दोहरे चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे जीवन विश्व की संपत्ति है, किसने कहा है? प्रसाद ने कहा है। जीवन विश्व की संपत्ति है, किसने कहा है? प्रसाद ने कहा है। ठीक इसी प्रकार कोष्टक चिन्ह होता है। वाक्यों में आए पद विशेष को भली भांति स्पष्ट करने के लिए हम कोष्टक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। 1 2 3 4। जैसे कोमा खिन्न होकर कहती है तो डायलॉग बोलते समय भी हम कोष्टक चिन्हों का प्रयोग कर लेते हैं। कोमा खिन्न होकर कहती है प्रेम का नाम मत लो, यह तो एक पीड़ा थी जो छूट गई। यह तो एक पीड़ा थी जो छूट गई, कोमा, तो ब्रैकेट में उसके भाव को व्यक्त करने के लिए हमने क्या किया? उसको ब्रैकेट में लिख दिया, है ना। तो इस तरह से हम चिन्हों का प्रयोग करते हैं। लोप चिन्ह, जब वाक्य अनुच्छेद में कुछ अंश को छोड़कर लिखना होता है तो उसे हम लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे पुलिस ने उन्हें गाली देते हुए कहा सुधर जाओ वरना अंदर कर दिए जाओगे, सुधर जाओ वरना अंदर कर दिए जाओगे। पुनरुक्ति सूचक चिन्ह किसी शब्द या वस्तु की पुनरुक्ति को बचाने के लिए, समय बचाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे आनंद प्रकाश है ना दिल्ली, अब यहां पे डॉक्टर लिख देता, डॉक्टर आनंद प्रकाश दिल्ली। तो ऐसे ऐसे हम क्या करते हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। किसी भी, अब जैसे दिल्ली बार बार रिवीजन करना है तो ऐसे ऐसे नीचे लगा दो, तो इसे क्या कहते हैं? पुनरुक्ति सूचक चिन्ह के रूप में। इसके बाद है लाघव चिन्ह। जहां पूरा का पूरा शब्द लिखना अभिप्रेत जरूरी ना हो उस पद के लिए आरंभिक अक्षर के पश्चात लाघव चिन्ह का प्रयोग होता है। जैसे डॉक्टर या घर, डाक घर कह दिया तो डाक घर के रूप में लिखा गया। जैसे जिला के रूप में लिखते हैं। ठीक है। हंस पद चिन्ह का प्रयोग जब किसी वाक्य या वाक्यांश में कोई शब्द अथवा अक्षर लिखने से छूट जाता है, लिखने से छूट जाता है तो उस छूटे हुए वाक्यांश के नीचे हंस पद चिन्ह का प्रयोग, हंस पद चिन्ह का प्रयोग है ना कर छूटे हुए शब्दों के ऊपर लिख देते हैं। जैसे भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अब यहां छूट गया है तो इस अशुद्धि को शुद्ध कर सकते हैं, सर्वोच्च को यहां लिख करके हम इसका प्रयोग कर लेते हैं। पक्की बात है। नेक्स्ट है तुल्यता बोधक चिन्ह होता है। जब किसी एक वस्तु की तुलना किसी दूसरी अन्य वस्तु से की जाती है तब हम तुल्यता बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे 60 मिनट बराबर क्या होता है? 3600 सेकंड होता है। 12 चौक 48 होता है। पक्की बात है भाई। तुल्यता बोधक चिन्ह का प्रयोग करते हैं। तारक पाद या पाद टिप्पणी पद, स्टार पद जिसे आप रूप में प्रयोग करते हैं। इस चिन्ह का प्रयोग लेखन करते समय कि जब किया जाता है जब टिप्पणी अथवा फुट नोट दिया जाता है। जैसे डॉक्टर पृथ्वीनाथ पांडे हिंदी साहित्य में हालावाद की प्रासंगिकता किताब पर पृष्ठ संख्या 230 पर उन्होंने इस बात की चर्चा की है।
तो ऐसे में हम फुटनोट का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आ जाता है रेखांकित चिन्ह होता है, जब किसी वाक्य में किसी महत्वपूर्ण शब्द या पद को रेखांकित करना होता है। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी थे, तो हम क्या करते हैं, राष्ट्रपिता को अंडरलाइन कर देते हैं, महात्मा गांधी थे। समाप्ति बोधक चिन्ह होता है, किसी लेख अथवा अध्याय या फिर पुस्तक की समाप्ति पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यह इस रूप में इसका प्रयोग कर लेते हैं, याद रख लेना, इस रूप में इसका प्रयोग कर लेते हैं। इसके बाद है पाद बिंदु चिन्ह। हिंदी उर्दू भाषा से आए शब्दों का सही से उच्चारण करने के लिए कुछ व्यंजनों के नीचे पाद बिंदु या नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, जैसे गजल, जरा, जिंदगी, क, ग, ज, ग, फ। ये जो शब्द है 5, इन वर्णों के नीचे नुक्ता का प्रयोग किया जाता है, इसी को पाद बिंदु कहते हैं। दीर्घ उच्चारण चिन्ह, जिसे एस एस के रूप में है ना, दीर्घीकरण कर देते हैं। हिंदी में प्लुत स्वरों के उच्चारण में इसका प्रयोग किया जाता है, किसी को बुलाने, पुकारने या कुछ कहने के लिए इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इस तरह से विराम चिन्ह, ये 20 चिन्ह महत्वपूर्ण है। परीक्षा में से कोई न कोई एक इसमें से जरूर पूछ लेता है। उदाहरण के तौर पे अशुद्धि संशोधन के रूप में पूछ लेता है, तो यह बात आपको याद रखनी है, समझना है। तो आज के इस विराम चिन्ह वाले टॉपिक को आप सीख लिए होंगे। कम समय में सारे उदाहरण, परिभाषा, उसके भेद, सारी बातें आपको बताई गई हैं। जो हिंदी व्याकरण की कक्षा होती है वो 11:15 से लेकर के 12 बजे तक बीच होती है। सोम मंगल बुधवार को मैं आपसे मिलता हूं, आपको बताता हूं, समझाता हूं और प्रैक्टिस कराता हूं। तो ठीक है भाई, आज के प्रश्नों की श्रृंखला यहीं पर करते हैं समाप्त। बहुत बहुत धन्यवाद।